चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा आप लोगों को दिख रहा है कि आज हम मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक फिजिक्स वाला पार्ट और एक्सरे वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। स्लाइड वगैरह दिखना स्टार्ट हो रही है। सेकंड स्लाइड मॉडर्न फिजिक्स की आप लोगों के सामने आ चुकी है। यस सर। यस सर। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी कि स्क्रीन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है। आपको बोला हुआ है टू पार्टिकल हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 एंड λ2 while moving along mutually perpendicular direction undergo perfectly inelastic collision. The de Broglie wavelength of the final आप लोगों से पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में करना कैसे है, थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दो पार्टिकल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो एक पार्टिकल ये हो चुका है और दूसरा पार्टिकल ये हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और अब आपसे पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला बेटा होता है h/p, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो अगर मैंने यहाँ पे मैं वेवलेंथ निकालना चाहता हूँ तो नेट मोमेंटम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और पी नेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, P1 IK प्लस P2 JK, ये आने वाला है। रीजन उसके पीछे क्या है, लेट सपोज ये 1 है और ये सेकंड है, तो इसका मोमेंटम आप क्या लिखोगे, h/λ1, और इसका क्या लिखोगे, h/λ2। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो पी नेट का आंसर क्या आने वाला है, पी नेट विल बी h/λ1 IK प्लस h/λ2 JK। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। अच्छा, पी नेट ये वाला पी नेट था, तो अगर आप पी नेट का फॉर्मूला यहाँ से निकालो तो h/λ इक्विवेलेंट आने वाला है, वही तो उसने पूछा है, फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ से देखो h/λ इक्विवेलेंट का आंसर क्या आया, h√1/λ का स्क्वायर प्लस 1/λ2 का स्क्वायर। यहाँ h ने h को कैंसिल किया तो यहाँ से 1/λ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू √1/λ1 का स्क्वायर प्लस 1/λ2 का स्क्वायर। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू एलसीएम लेके हम कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादातर मुझे दिख रहा है कि ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होने वाला है। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई। Is that Yes, clear sir. to everyone? Yes, Okay. sir. Now we are moving towards second question. सेकंड क्वेश्चन हमारे को दे रखा है जैसा आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम ए मेटल सरफेस यूजिंग रेडिएशन ऑफ 6561, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन when made to enter a uniform magnetic field of intensity 3 into 10 to the power minus 4 Tesla move along different circular path with maximum radius of 10 mm। करने क्या वाले हैं बेटा हम यहाँ पे, सबसे पहले तो वर्क फंक्शन उसने पूछा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो रेडियस का फॉर्मूला आपने मैग्नेटिक फील्ड में ये पढ़ा है, R इज इक्वल टू mv/qb होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P/qb, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो हम क्या करने वाले हैं, रेडियस मुझे पता है ना 10 mm का है, और आपने ये भी पढ़ा है कि p²/2m ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, p का आंसर लिखेंगे तो √2m के होने वाला है। अब यहाँ देखो फॉर्मूला क्या बन गया है हमारे पास कि QBr इज इक्वल टू √2m के, ठीक है। अब चलते हैं हम वहां पे, किस पे, कि एक्चुअल में हमने ये पढ़ा था कि
F minus W is equal to काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो HF के लिए मुझे यहाँ पे देखो उसने दे रखा है, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम 6561 एंगस्ट्रॉम माइनस W, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। इस काइनेटिक एनर्जी को इसमें पुट करोगे तो देखो क्या आने वाला है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं, आंसर आ जाएगा Excuse me, इलेक्ट्रॉन। sir. हाँ सर 3-4 बच्चों की केवल व्हाइट स्क्रीन शो हो रही है यहाँ ऐप पे। किसने बोला ये? सर ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं। एक मिनट। तनुश्री, तनुश्री तनुश्री को शायद आवाज नहीं आ रही है। नो सर, अब आ रही है। आ रही है अब, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ, मैं ये कह पहले रहा हूँ आप तो नहीं आई ना तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम? नो सर, दूसरे फोन में चल रहा है अभी ये सही से। तो यही प्रॉब्लम उनके साथ भी आ रही है बेटा, एक बार आप उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको बोल दो ना व्हाट्सएप वगैरह पे कि अगर आप ऐसे को तुमने जो किया था वही प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है। ओके सर। ठीक है ना, और उनसे कह देना अगर नहीं होगा तो फिर मैं रिकॉर्डेड तो दूंगा ही, ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, पर एक बार तुम उनसे बोल दो कि ये वाली प्रॉब्लम है, आप दूसरे मोबाइल में करके देख लो, कैसे भी अभी फिलहाल मैनेज कर लो। ओके सर। ठीक है, तो अब यहाँ हम थे Q की वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो यहाँ 1.6 इंटू 10⁻90 है ना। और आप चाहो तो मत लिखो भले इसको, है ना, जैसे मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको तो लिख देते हैं E। B की वैल्यू बेटा कितनी ले रखे हो आपको? 3 इंटू 10⁻⁻4 ये हमारे पास दिया हुआ है, और R की वैल्यू हमें दे रखा है 10 इंटू 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू √2। M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यार, यस सुखवाल, ये वाली जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस W इसको हम लिखने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये इलेक्ट्रॉन रूट में भी आएगा। तो यहाँ देखो ये रूट इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो E स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 2 माइनस W इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को कट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आप W की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जब आप इसकी W की कैलकुलेशन करोगे ना बेटा, तो W की जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वो आएगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन का मैंने मेथड बता दिया है कि ये मेथड है जो अपने को देखना है। देखो अलग है, थोड़ा सा अलग है, इन्होंने MEC का जो मूविंग चार्ज वाला पार्ट है उसको यहाँ पे थोड़ा यूज किया है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। प्लीज रेज योर हैंड, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, प्लीज रिप्लाई मी कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है, so that we can move towards next question. यस सर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है, the maximum kinetic energy of photoelectron emitted from a metal surface
increases from 0.14 electron volt to 1.2 electron volt when the frequency of incident radiation is increased by 40%. ठीक है, तो अब आपको ये बताना है व्हाट इज द वर्क फंक्शन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सीधी सीधी सी बात है यार, यहाँ पे देखो कोई अलग सा नहीं है, आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था h न्यू माइनस w, यही होता है ना। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि h न्यू इज इक्वल टू w प्लस के। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन क्या बोली हुई है कि जब आपने कितनी रखी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तो ये h न्यू रखा है, तब w की वैल्यू है 0.4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस w, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आपने 40% रेडिएशन इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब 1.4 h न्यू हो चुका है, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस w हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल सरफेस, तो वो चेंज नहीं होने वाला है, तो हमने उसी इक्वेशन का यहाँ यूज किया। अब आप देखो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 0.4 h न्यू इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से h न्यू का आंसर बेटा आ जाएगा, जब आप इसको कट करोगे तो ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 2 फर्स्ट इक्वेशन में 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू w, तो w का आंसर यहाँ से 2 माइनस 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कहूंगा, पर ठीक है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमें ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, उसी की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो, an electron in hydrogen atom jump from second Bohr orbit to ground state। सेकेंड बोर ऑर्बिट से कहां पे जंप कर रहा है? वो ग्राउंड स्टेट से पे जंप कर रहा है। द एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू स्टेट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, देखो मैं आपको इसमें क्या बताऊं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हाइड्रोजन की हम स्टेट्स की बात करें तो ये एनर्जी लेवल -13.6 होता है, ये -3.4 होता है, ये -1.51 होता है ये, और ये -0.85 होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये वाला जो गैप होता है वो 1.9 होता है। पर हमें इतना आगे नहीं जाना, ये n इज इक्वल टू 2 से कहाँ जंप कर रहा है? n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एनर्जी डिफरेंस की हम बात करें, एनर्जी डिफरेंस कितना आने वाला है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। डायरेक्ट हम इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई नई चीज तो है नहीं। आपसे उसने पूछा है कि इससे निकलने वाले जो फोटॉन्स है उनको हम मेटल सरफेस पे गिरा रहे हैं, तो पहले हम क्या करें कि फोटोन के लिए भाई यही एनर्जी Sc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, है ना। तो ये एनर्जी हो चुकी किसकी? जो आप फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हो। अब क्या हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 या काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों बराबर ही तो होते हैं, इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यही करेंगे। पर ये h न्यू की वैल्यू ही तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ से जो फोटोन निकले उनकी मैक्सिमम एनर्जी यही है। माइनस वर्क फंक्शन कितना आया बेटा? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्ट हम यहाँ से देखें तो ये आ गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ चुका है EV0 की वैल्यू। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो V0 होता है, तो V0 इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यानी 6 वोल्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। दैट क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Is there any doubt regarding for question which we have discussed? नो सर। No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है,
आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पढ़ो। आपसे बोला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट विद ए लाइट वेव इज गिवन एज ई नॉट साइन 1.57। देखो ये 1.57 बेटा बेसिकली ये π/2 लिखा हुआ है ना, इंटू 10⁻⁷ x माइनस सी टी, जहाँ एक्स और टी टाइम मीटर और टाइम है। सचिन शुक्ला माइको फर्गो। The light is used in an experiment on photoelectric effect with the emitter having work function इतना, what is the maximum kinetic energy। अब इसमें करना क्या है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें, मुझे निकालना क्या है, सबसे पहली चीज ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो देखो करेंगे क्या कि ये E हमें जो दे रखा है, इसको मैंने लिखा E नॉट साइन π/2 into 10⁻⁷ x minus π/2 into 10⁻⁷ c into t, यही हो गया। अब अगर मैं कंपेयर करूं बेटा, तो आपने पढ़ा होगा वेव की इक्वेशन में ये ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में है ना। तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं कि k इज इक्वल टू व्हाट, k की वैल्यू होती है 2π/λ। वो कितना आ रहा है हमारे पास, π/2 इंटू 10⁻⁷। ये पाई ने पाई को काटा, लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास आई वो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आई। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ चुकी। अब इससे फायदा क्या हुआ है, फायदा ये हो गया है कि हमें वो एनर्जी मिल चुकी है जितनी एनर्जी की यहाँ फोटोन गिर रहे हैं। तो देखो इसको मैं लिखूंगा कि h म्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये आ गया 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो इसको 4000 एंगस्ट्रॉम कर दें, है ना। माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ आप देखो ये 2 जीरो से ये कैंसिल, 4 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 3 और 1 आया, तो 3.1 माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, वो हो जाएगा हमारे पास 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। नहीं है, चलो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम इज 1, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी वो आपसे पूछा हुआ है। अब देखो बेटा होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट c², ये होता है 1/μ0 ε0, ये फॉर्मूला होता है। पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो उसकी स्पीड होती है √μ इंटू एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है यहाँ पे, ये वैल्यू होती है हमारे पास एप्सिलॉन ओनली। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि ये है क्या, ये μ0 की वैल्यू जो होगी, म्यू की वैल्यू बेसिकली μ0 इंटू μr है, और एप्सिलॉन की वैल्यू ε0 इंटू ER। समझे बात की, ये क्या किया है हमने, ये बेसिकली इसलिए किया है कि ये जो म्यू है वो किसी भी मीडियम में परमिबिलिटी है और एप्सिलॉन किसी भी मीडियम में परमिटिविटी है। ये μ0 जो है यहाँ पे एयर के अंदर परमिबिलिटी है और ε0 एयर के अंदर परमिटिविटी है, और ये दोनों रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा √εr μr, और ये 1/√ε0 μ0, तो ये वैल्यू आ गई c/√εr μr। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, स्पीड 2 इंटू 10⁸ है, ये 3 इंटू 10⁸ हो जाएगी c की वैल्यू। √μr की वैल्यू 1 है और हमारे से ER पूछा हुआ है। यहाँ देखो जब दोनों तरफ देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो चुका है, स्क्वायर कर दो
ER की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9/4, जो कि हमारे पास होता है 2.25, और ये हमें दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन के। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो मैं ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, केवल वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके कंसेप्चुअल हेल्प करने वाले हैं। ये जो चैप्टर ऐसा है मॉडर्न फिजिक्स का, इसके अंदर उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपको ज्यादा घुमाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इज देयर एनी डाउट? यस सर। चलो, जो भी अगर सबको क्लियर हो तो रेज योर हैंड। ओके, यू कैन डाउन योर हैंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने देखा, देखो ध्यान से, क्या दे रखा है आपको? ए 50 watt per meter square energy density of sunlight is incident normally on a surface of solar panel. Some part of incident energy, some 25% is reflected from the surface and rest is absorbed. बाकी बचा जो है वो क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। The force exert on 1 meter square surface area will be closed. अब देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी था, फोटोन फ्लक्स क्या होता है। मान लो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से 100 फोटॉन्स गिर रहे हैं, थोड़ा समझेंगे हम इसको, कि मान लेते हैं 100 गिर रहे हैं, तो उसने कहा है कि 25% रिफ्लेक्ट हो गए, यानी 25 रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ट्रांसमिट हुए या एब्जॉर्ब हो गए वो 75 हो चुके हैं। अब हमने जब पढ़ा था तो रिफ्लेक्टेड का जो मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो हमें आया था वो I/c था, तो रिफ्लेक्टेड का डबल हो जाता है, तो रिफ्लेक्टेड का आ जाएगा हमारे पास 2I/c इंटू जितने रिफ्लेक्ट हुए। कितने हुए? 25, कितने में से? 100 में से। और इसकी डायरेक्शन कौन सी हो चुकी है हमारे पास? वही जेके वाली। ऐसे यहाँ जो 75% है, यानी यहाँ आ जाएगा 75/100, उनका जो मोमेंटम होगा वो I/c होता है। ये मैंने उसमें बताया था, अगर आपको याद हो, जब हमने फोटोन फ्लक्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने I/c बताया था कि ये मोमेंटम होता है। मैं उसको वापस से रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 0.25 इंटू 2 I/c प्लस 0.75 I/c आ गया। तो ये देखो यहाँ से कितना आ गया? 1.25 I/c हमारे पास वैल्यू आ चुकी। ठीक है, ये हमारे पास आया बेटा टोटल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं जो है ना। अब इस प्रेशर को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 1.25 इंटू आई के लिए वाट पर मीटर स्क्वायर 50 दे रखा है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, ये तो हमारे पास आ गया प्रेशर, इंटू एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो चेक करोगे तो क्या आ जाएगा? ये ऊपर गया तो 2 जीरो से खत्म होते ही 1.25, ये ऑलमोस्ट इससे जब कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ हम 2 जीरो लगा देते हैं इसको, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो चुका है। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 42 ऑलमोस्ट मान लेते हैं ना, तो ये आ गया 21 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो 20 इज क्लोज टू दिस ऑप्शन, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अलग है। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E at rest get accelerated by a constant electric field. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at a time t. अब आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में लगाई है ना, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और फोर्स जो लगेगा वो E इंटू ई लगेगा।
तो एक्सेलरेशन की हम बात करें तो F अपॉन m दैट इज E अपॉन m आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में बोली है। अब अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करने वाले हैं तो वेलोसिटी हमारे को होता है u प्लस at। ये क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये E अपॉन m इंटू टी, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब ये निकालने के बाद ये मैंने क्यों निकाला, उसने पूछा है वेवलेंथ का रिलेशन। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, जिसे हम h अपॉन m भी लिख सकते हैं बेटा। ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m ई अपॉन m इंटू टी। ये से कैंसिल हो गया, तो बेसिकली लैम्डा आ गया हमारे पास h अपॉन ई टी। तो उसने डी लैम्डा अपॉन डी टी पूछा है तो डिफरेंशिएट कर दो। तो डी लैम्डा अपॉन डी टी इज इक्वल टू h अपॉन ई तो कांस्टेंट है, ये क्या होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो जो ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा दैट वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आप लोग देख पा रहे हो कि h माइनस आना चाहिए, ऊपर h आना चाहिए और नीचे टी स्क्वायर आना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन में हमारे को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गामा रेडिएशन बोला हुआ है, पर इसका फॉर्मूला शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एक्सरे के अंदर। आप लोगों को मैंने एक्सरे के अंदर एक फॉर्मूला बताया था थिकनेस को लेके कि आई जो होती है वो आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स होती है ना, जहाँ पे म्यू जो होता है वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है और एक्स होती है थिकनेस। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है उसने कि जब गामा रेडिएशन इंटेंसिटी आई के थे 36 mm लेड पे हम गिराते हैं तो रिड्यूस टू I/8। तो देखो ये I/8 हो गया, इंटेंसिटी आई थी, ई की पावर माइनस म्यू में निकालना और ये 36 हो गया। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ देखो आई ने आई को काटा तो ln माइनस ln8 इज इक्वल टू -36 म्यू ln ई आया। यहाँ से देखो ln ई तो 1 हो गया, तो म्यू की वैल्यू आप ऐसे कह सकते हो ln8 डिवाइड बाय 36 आ चुकी है। नाउ उसने क्या बोला हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं, नई कैलकुलेशन हम क्या करने वाले हैं कि थिकनेस ऑफ लेड व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू I/2। जब ये I/2 होगा तो वापस यही फॉर्मूला लगा दो, I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। तो ये I/2 हो चुका है, जब I था ई की पावर माइनस म्यू की वैल्यू ln8 अपॉन 36 और ये वैल्यू x की वैल्यू उसने पूछी हुई है, ये x यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये I यहाँ पे आ चुका है, तो कितना आ जाएगा -ln2 इज इक्वल टू, दोनों तरफ ln लिया था, ln8 डिवाइड बाय 36 इंटू x और ये ln e आएगा जो कि 1 होने वाला है, सॉरी यहाँ 1 आएगा, माइनस ने माइनस को काटा तो आया ln2 इज इक्वल टू 3ln2 अपॉन 36 इंटू एक्स। ये ln2 से कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ देखो 3 इससे कैंसिल हुआ तो 12 mm यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो यहाँ जो हम थिकनेस यूज करेंगे वो कितनी होने वाली है, हमारे पास 12 mm की थिकनेस होगी। होपफुली सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबको क्लियर है? प्लीज ये जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाए अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लो। इसकी PDF वगैरह तो आपको शेयर होगी ही, साथ के साथ अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना, और अगर नहीं होता है तो हर क्वेश्चन के बाद ऐसी सीक्वेंस रखो कि आप हैंड रेज कर दो और उसके बाद डाउन कर दिया करो, ताकि मुझे आइडिया लगता रहे कि हाँ आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट कर रहे हो। ओके सर। ओके, चलो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो। Radiation emitted when electron jump from n is equal to 3 to n is equal to 2 orbit in a hydrogen atom falls on a metal to produce a photoelectron. ठीक है, the electron from the metal surface with maximum kinetic energy are made to move
परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, बस ट्रांजिशन कहाँ से हुआ है, 3 से 2 में हुआ है हाइड्रोजन एटम में, है ना। तो अब अपन डायरेक्ट इसको अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया, ये मैंने अभी आपको एनर्जी स्टेट बताया था, ये -13.6, ये -3.4 और ये -1.51 था। ये गैप जो था वो कितना था, ये 1.9 था, और ये वाला गैप जो था वो 10.2 था। तो 3 से 2 में ट्रांजेक्शन हुआ है, इसका मतलब 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1.12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1.9। तो हम यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं, पर मत निकालो, काम हो जाएगा हमारे पास। कैसे काम होगा थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। अगला क्या है, उसने कहा है कि वही मेटल सरफेस से पास कराया, तो उसकी रेडियस जो आई वो कितनी आ चुकी है हमारे पास, जैसा आपको बताया है। तो रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, P अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी था जो। तो रेडियस तो हमारे पास कितना आया है, 10⁻³ इंटू क्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और बी की वैल्यू 1/320, ये मोमेंटम आया बेटा। आ गया मोमेंटम का आंसर। तो यहां से हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m होता है ना। तो p² करेंगे तो 10⁻⁻6 इंटू e² इंटू 1/320 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। जब आप इसको सॉल्व करोगे ऑलमोस्ट है ना, तो ये वैल्यू जो आ जाती है वो 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, ठीक है ना। तो 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब डायरेक्ट यूज करो, एच न्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू के। तो उसने वर्क फंक्शन पूछा हुआ है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के, ये आया 1.9 माइनस 0.86, है ना। तो आप ऐसे देखो, जब इसमें से माइनस करेंगे ये 90.9 और ये वैल्यू, तो जब आप इसको देखोगे तो 1.03 के ऑलमोस्ट पास पास आ जाएगा, जो कि हमारे को कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में। मेथड वही है, सिमिलर क्वेश्चन था, कोई नया नहीं है, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ऑल आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जीज रेस्पेक्टिवली गिवन एज। अब आपको लैम्डा पता ही है, h अपॉन p होता है ना। सबको सेम काइनेटिक एनर्जी दे रखी, तो √2m होता है, यानी सारी डिपेंडेंसी किस पे है, मास पे। तो इसका मतलब सबसे हैवी होता है अल्फा पार्टिकल, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी होने वाला है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसा कुछ रिलेशन होगा तो ही हमारे यहाँ पे काम चल पाएगा, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, प्रोटॉन की ज्यादा तो गलत, प्रोटॉन की ज्यादा अल्फा पार्टिकल से सही, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अल्फा पार्टिकल से तो ये भी सही, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा प्रोटॉन और उसके बाद ये भी सही। पर क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ाना नहीं है अपने को, उसने नॉट ट्रू पूछा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, मैं उसको टफ कैटेगरी में नहीं कहूंगा कि ये कोई आप लोगों का टफ क्वेश्चन है, इजी था, ठीक है। ये एक टाइप से ऐसे समझ लो, अपन रैपिड फायर वाले क्वेश्चन भी कह सकते हैं। मैं इसलिए इतना जल्दी स्पीड रख रहा हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, सेम पहले जो कराया हुआ वैसा ही है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर फॉल ऑन ए फोटो सेल कॉज द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। वेट द लाइट, जब आपने ये किया है तो देखो इसको डायरेक्ट अपन करें, हमने पढ़ा है कि EV0 इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा माइनस W, इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, E इंटू 0.5 है इज इक्वल टू SC अपॉन, यहाँ लैम्डा की वैल्यू देखो 6 इंटू 10⁻⁻7 कर दें बेटा, है ना, क्योंकि 0.6 इंटू 10⁻⁻6 होगा, तो ये वैल्यू मैंने ये कर दी। और इसको बहुत अच्छे से करना चाहते हो
तो आप ऐसे करो इसको, मैं ये चाहूंगा कि ये भी नहीं करें हम ऐसा कर देते हैं कि क्यों ना इसको उसकी फॉर्म में चेंज करें। कैसे? 12400 डिवाइड बाय 6000 माइनस डब्ल्यू, और दूसरे केस में ई इंटू 1.5 हो गया इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय 4000 माइनस डब्ल्यू। अब दोनों को मेरे को क्या करना है, वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, h बाई ई की वैल्यू निकालनी है। तो h बाई ई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, जब आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक काम करो, W निकाल लो। W निकालने का तरीका क्या है कि दोनों को ऐड कर देते हैं, या एक काम करो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से थोड़ा इजी होगा। यह आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे e इंटू 1 इज इक्वल टू 12400 है ना, और ये आ जाएगा 6000 में से 4000 गया तो 2000 डिवाइड बाय 6000 इंटू 4000 ईवी, तो ये इससे कैंसिल हो गया। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे W निकालने के लिए हमें ऐड करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसको थोड़ा सा स्टेप को मैं पीछे ले रहा हूँ। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। इन इक्वेशंस को हम करने वाले हैं ऐड होगा तो 2e इज इक्वल टू 12400, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ऊपर आया 10,000 और ये 4000 इंटू 6000 एलसीएम लेने पे, और माइनस 2w। यहाँ से माइनस 2w जो होता है वो इधर आ गया प्लस 2w। यहाँ देखो ये इससे कैंसिल, 2 जीरो से, ये 2 जीरो से ये कैंसिल, और इनकी 2 जीरो इसके साथ कैंसिल। यहाँ आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 3 1, और इससे करोगे 6 से डिवाइड तो ये आ जाएगा 5.1 माइनस 2। तो यहाँ देखो W की वैल्यू आ चुकी है 3.1 डिवाइड बाई 2 जो कि 1.55 आ जाएगा। वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1.55। तो अब यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, मुझे h बाय सी की वैल्यू, h बाई ई की वैल्यू निकालनी है ना। h बाई ई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे h बाई ई के लिए, देखो v नॉट इज इक्वल टू ई से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो एस सी अपॉन ई लैम्डा माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। तो h अपॉन ई को एक साथ रखा, v नॉट हमारे पास 0.5 था, c बाय लैम्डा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, और लैम्डा कितना हो गया 6000 है एंगस्ट्रॉम के अंदर, माइनस w कितना है 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो 1.55 आ गया। इधर ले जाओगे तो 1.5 प्लस 0.5 तो 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू h अपॉन ई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। देखो h अपॉन ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये इससे कैंसिल 2, और ये इधर गया तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो वैल्यू कितनी आ गई h बाई ए की, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। यह हमारे पास आंसर आ चुका है। सभी को समझ में आ गया ये? इजी क्वेश्चन था, अभी तक हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई थिंक मोर एनफ 12 क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, और देखो ज्यादा टफ नहीं, बहुत जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चंस को करना कि किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन और बताऊंगा, रेस्ट 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग के लिए होमवर्क के रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। जैसा आप लोगों को दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो पार्ट आने वाला है वो शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोई चीज आ चुकी है, तो हम उसी की तरफ आ जाते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन हमारे को दिए हुए हैं। ठीक है, और मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इज इंसिडेंट हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब ए फ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सब्सिक्वेंटली इमिट ए रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ। पहले तो ये समझना जरूरी है
कि 6 डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है हमारे पास। कितनी आ रही है बेटा? 6 डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है। इसका मतलब ट्रांजिशन जो हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये 6 होना चाहिए। तो n की वैल्यू पॉसिबली 4 ही होने वाली, क्योंकि 4 इंटू थ्री डिवाइड बाई 2 करोगे तभी 6 आएगा। पहली चीज तो ये। अब जब 4 से ट्रांजिशन होगा तो आपने अभी मैंने वापस बनाया था, फिर से बना देता हूँ। ये वैल्यूज हम निकाल चुके हैं बार बार। माइनस 13.6, माइनस 3.4, माइनस 1.51 और माइनस 0.85, यानी फोर्थ की एनर्जी लेवल 0.85 है। ठीक है, तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस क्या आ जाएगा भैया? डेल्टा ई। तो 13.6 में से माइनस कर दो 0.85 को, है ना? तो ये ऑलमोस्ट कितना हो चुका है हमारे पास? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी आ चुकी है। अब ये आ गई, उससे मुझे क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है। तो क्या आ जाएगा? 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम व्हाट? 12400 डिवाइड बाय 12.75। ये इससे गया 2 जीरो, यहाँ आ गया। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 0.95 टाइम्स कट जाएगा ये, है ना? तो 0.95 इंटू 30 तो 950 आने वाला है। अगर हम यहाँ देखें तो 950 एंगस्ट्रॉम। इसको 95 नैनोमीटर करना ज्यादा ठीक रहेगा। अब 95 नैनोमीटर के आसपास अगर हम ऑप्शन देखें तो ये बहुत पहला ऐसा क्वेश्चन हुआ है बेटा जिसमें दो ऑप्शन बहुत पास दे रखे हैं, एक तो डी और एक सी। अब अगर हम यहाँ देखें तो मेरे हिसाब से होना चाहिए सी। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी, ये 1240 जो है वो 0.95 से ज्यादा टाइम यहाँ कैंसिल होगा, जिसकी वजह से आंसर में 97.5 नैनोमीटर कर रहा हूँ। ये मेरी चॉइस से कर रहा हूँ, आप लोग खुद से भी चेक कर लेना। अब मैं इसकी कैलकुलेशन क्या थी वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इससे अच्छा बेटर आप लोगों की भी बहुत सारी कैलकुलेशंस होगी, तो आप लोग उससे भी करके चेक कर सकते हो। मेथड क्या है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। Now, next question is, assuming f to be frequency of electromagnetic wave corresponding to the first line in Balmer series. ठीक है, अब फर्स्ट लाइन बार्मर सीरीज में कब होता है? लाइमैन बार्मर, यानी n इज इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन हुआ। फर्स्ट लाइन क्या हो सकती है? जब 3 से ट्रांजिशन हुआ हो। तो हमने ये पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या आती है? फ्रीक्वेंसी यही आती है ना, जब हमारे को कैलकुलेशन करना होता है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर सी। या देखो, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कोई बच्चे अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो। आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा ई जो होता है वो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है, और यही हम एस सी बाय लैम्डा के इक्वल करते हैं। ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। यहाँ देखो 1/लैम्डा नहीं, सी अपॉन लैम्डा जो आता है, इसको जब एस से डिवाइड कर देते हो तो ये आता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर सी। और ये 1/, अब देखो बार्मर सीरीज में फर्स्ट लाइन कहाँ से आई होगी? 3 से, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये उस पे फ्रीक्वेंसी एफ है हमारे पास, ये एफ आ गया। अब उसने कहा इमीडिएट नेक्स्ट जो आनी चाहिए, तो इमीडिएट नेक्स्ट कहाँ से आएगी? उसके लिए F1 हो गया, ये आर जेड स्क्वायर सी 1/2 का स्क्वायर, ये तो फिक्स है। इमीडिएट नेक्स्ट जो आएगा 4 के स्क्वायर से आएगा, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो F/F1 ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पे। देखो यहाँ क्या आने वाला है? 9 माइनस 4, तो 5/4 इंटू 9 डिवाइड बाय यहाँ क्या आएगा? देखो 16 माइनस 4 तो 12 डिवाइड बाय
4 इंटू 16। यहाँ अगर हम देखें तो ये देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया है ना। ये हमने देखा 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, तो ये 4 ये 3, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 20/27। तो हमें F1 निकालना है, F1 विल बी 27/20 इंटू F, ये हमारे पास ऑप्शन होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये 1.35 F ही आने वाला है, जो कि हमें क्या दिख रहा है, बी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिख रहा है वो है, किस चीज का क्वेश्चन है, एक्सरे का अच्छा क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर फॉर एन एटम दैट emit K alpha radiation with wavelength for lambda। ठीक है, इससे हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप लोगों ने एक्सरे में मैंने आपको बताया था कि मॉजली लॉ जो था उसमें Z माइनस बी आता था, उसने थोड़ा इसको चेंज कर दिया था। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z माइनस बी का स्क्वायर। अब K अल्फा के लिए बी की वैल्यू हमारे को 1, जो वैसे भी क्वेश्चन ने दे रखा है, पर यहाँ 1 आती है। तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि 1/λ1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1/λ2, या स्क्वायर नहीं आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2 माइनस 1 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो λ2/λ1 इज इक्वल टू Z1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन Z2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। पहले वाली वेवलेंथ हमारे पास कितनी है, 4λ, और बाद वाली वेवलेंथ लैम्डा है। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि लैम्डा अपॉन 4λ, क्वेश्चन ने दे रखा है ना, बाद वाली एटॉमिक नंबर से ये आ गई। Z, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, है ना, ये आ जाएगी हमारे पास 11 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन Z2 माइनस 1 का स्क्वायर, जो जैसी वैल्यूज दे रखी है। इससे कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस मोस्टली लो का एक सीधा सा क्वेश्चन। ठीक है सर आपने इसमें n=1 के लिए b1 रखा। हाँ, क्योंकि K अल्फा लाइन दे रखी ना बेटा यहाँ पे। ओके अल्फा सर। के लिए b की वैल्यू 1 होती है, वो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी जस्ट नेक्स्ट हायर से होता है K शेल के लिए, तो b की वैल्यू 1 आती है ना। तो स्पेसिफिकली इसने K अल्फा बोला हुआ है, तो इसलिए हमने ये यूज किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो बेटा, आप लोगों के 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन ही इस तरह के हैं। अब आप लोग करना चाहोगे कि बाकी भी मैं ही कराऊं? ये 5 क्वेश्चन होमवर्क दे देना। यस सर, होमवर्क। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी अभी, आप सभी के मोबाइल में पीपीटी शेयर हो जाती है क्या? मतलब एक बार बताओ कि आप लोगों के मोबाइल में पीपीटी ओपन होता है या नहीं होता है?